नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह की तस्वीर मैदान पर दिखाई दे रही है वो वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि जीत से कम किसी को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये जीत किस कीमत पर हासिल होगी, आज राष्ट्रवाद में ये बड़ा प्रश्न होगा। बड़ा प्रश्न इसलिए कि क्या ये जीत नेताओं को, राजनीतिक दलों को जनता की जान की कीमत पर चाहिए? और क्यों पूछ रहे हैं हम ये सवाल? इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देख लीजिए। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी के प्रेस वार्ता कार्यक्रम से, जहां पर एक तरह का शक्ति प्रदर्शन आज अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल किया। उनके साथ अन्य नेता भी पार्टी में शामिल हुए जो बीजेपी का दामन छोड़कर आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि इस शक्ति प्रदर्शन की कीमत क्या चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर की जाएगी? क्योंकि सीधे तौर पर आपको बता दें कि जिस दिन चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, आचार संहिता लागू हुई, यह भी कहा गया था कि वर्चुअल रैलीज आप करिए, आप चुनावी रथ ना निकालिए, कैंपेनिंग ऐसी ना हो जिसमें भीड़ जुटे। लेकिन आज पहले ही दिन जो तस्वीर है वो आपके सामने, और ये तस्वीर एक बड़ा संदेश दे रही है। क्या नेताओं को भय नहीं है कि चुनाव आयोग जो गाइडलाइंस दे रहा है उनका पालन करना होगा? क्या नियम कानून की किसी को परवाह नहीं? क्या किसी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अगर इससे उत्तर प्रदेश में कोविड के आंकड़े और बढ़ते हैं, जबकि अभी भी हम देख रहे हैं, लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फरवरी तक मामले पीक पर पहुंचेंगे, उसके बावजूद वो नेता जो सत्ता पाने की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश का बेहतर भविष्य लाएंगे, वो जमीन पर क्या कर रहे हैं? तस्वीरें अपने आप इसकी साक्षी हैं, गवाह हैं। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता दें कि भीड़ जुटाने के इस खेल को लेकर चुनाव आयोग सख्त हुआ है और लखनऊ प्रशासन कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने को लेकर कार्रवाई करेगा। Main point I would like to share with you. The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation, considering the situation of the pandemic, and issue further instructions accordingly. So, up to 15th of January, there is absolutely a moratorium of physical rally and physical road shows. Between 8 p.m. and 8 a.m., no rallies and public meetings. Similarly, like a campaign curfew, that on any campaign day, that will continue. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. कहीं कोई संशय नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, नो फिजिकल रैली, नो नुक्कड़ सभा। सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक इस तरह की भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है 15 तारीख तक। लेकिन आज 14 तारीख है और तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। और भीड़ की अगर आपने झलक देखी होगी तो न मास्क थे, न सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी इस तरह की हरकत करती हुई दिखाई दी, अपना एजेंडा सेट करने में लगी है। कांग्रेस पार्टी भी कुछ इसी परिपाटी पर आगे बढ़ती हुई दिखी, जिस पर अब विपक्ष भी उन पर सवाल खड़े कर रहा है। और विपक्ष किस हिसाब से सवाल खड़ा कर रहा है? क्योंकि एक तरफ जब प्रियंका गांधी कांग्रेस की पहली सूची जारी करती हैं, जिसमें वो 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा पूरा करती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे की बात करती हैं, लेकिन यही नारा राजस्थान में अमल में आता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता? ये आज के दिन एक बड़ा सवाल है और इसी के इर्द गिर्द आज हम पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन कैसे इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप दिखाई दिए, सुनिए। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है, चुप रहना ही पड़ेगा क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका जी, आज आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने अपना बर्थडे मना लिया हो और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही हैं,
तो बड़े ही आदर पूर्वक मगर बहुत सख्ती के साथ आज हम कहना चाहते हैं, प्रियंका जी, आपने ये कॉल दिया, आपने ये आह्वान किया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु आज हम कहना चाहते हैं वास्तविक रूप में आप कांग्रेसी हैं और केवल राजनीति कर सकती हैं, केवल राजनीति। और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राजनीति करना, उस पर आधारित करके अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, यह जो प्रियंका वाड्रा और गांधी परिवार कर रहा है, यह अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल। महिलाओं के लिए, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना यह हर किसी का धर्म है, किंतु महिलाओं के अत्याचार को सामने रखते हुए, महिलाओं के अत्याचार का इस्तेमाल करते हुए, उसको राजनीति का धुरी बना करके अपने महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिश करना, जो कि गांधी परिवार कर रही है, राहुल और प्रियंका कर रहे हैं, यह अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल और हिंदुस्तान इसे माफ नहीं करेगा। जिन विषयों को सामाजिक रूप से उठाना चाहिए उठाइए, लोकतांत्रिक देश, मगर उन्नाव आप जा सकती हैं, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, यह हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। और राहुल जी, जैसा कि मैंने कहा, आपसे तो सवाल पूछना उचित भी नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं मानते हैं कि आप फेल हो चुके हैं और आप उत्तर प्रदेश के मैदानी जंग को छोड़ करके, खैर अभी मेरे ख्याल से विदेश से वापस आए हैं 2-3 दिन पहले, मगर फिर भी राहुल जी, आपने दिल्ली में तो फोटो ट्वीट किया, नाम तक बता दिया, परिवार वालों के फोटो को ट्वीट करके वायरल किया, कोर्ट ने इस पर लताड़ भी लगाया। आप अलवर जाएंगे क्या राहुल जी? प्रियंका जी से बात करके बताइए राहुल जी, आप अलवर जाएंगे क्या? तो इन दोनों ही घटनाओं को देखकर आज सवाल जो राष्ट्रवाद में पूछा जाएगा, सवाल यही है कि क्या अपना एजेंडा ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है और उसके आगे जनता की जिंदगी की परवाह, उनकी बेहतरी कहीं कोई स्पेस नहीं रखती? इसी के इर्द गिर्द आज पूरी बातचीत होगी। लेकिन जो सवाल आज हम राष्ट्रवाद में उठाएंगे, पहला सवाल, अखिलेश जी कोरोना समागम आखिर क्यों कराएं, इसकी क्या जरूरत है, वो भी तब जबकि चुनाव आयोग सीधे तौर पर इसके लिए इनकार कर चुका है। दूसरा बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश में लड़की चुनाव लड़ेगी लेकिन राजस्थान में मरेगी, उसके साथ बलात्कार होगा और इस पर कांग्रेस के बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। तीसरा बड़ा सवाल, जनता का सिर्फ वोट चाहिए, अगर उनकी जान चली गई तो इसकी परवाह कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा चुनावी मौसम में? और नेताओं को एजेंडा ही सेट करना है, जनता की कोई परवाह नहीं। तो आज ये 4 और 5 मुख्य सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद की पूरी बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करवा दें। बीजेपी से अनिला सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से वरुण पुरोहित जी हमारे साथ आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर गीता भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल हालांकि मैं अनुराग भदौरिया जी से ही लेना चाहती थी, लेकिन ठीक है, अनुराग जी आ गए हमारे साथ। अनुराग जी, आज ये तस्वीर पूरा देश देख रहा है, पूरा देश ये तस्वीर देख रहा है और हमने चुनाव आयोग का स्टेटमेंट भी सुनवाया जिसमें क्लियर कट गाइडलाइंस है, नो फिजिकल रैली टिल 15 जनवरी। देखिए, ये बात नहीं समझ पाए क्या अखिलेश यादव? अब सुन लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप टोकेंगे नहीं। देखिए, पहली बात तो ये जो शब्द है रैली, वो पार्टी कार्यालय है, कोई ग्राउंड नहीं है। वो पार्टी कार्यालय के अंदर में, चूंकि अभी टिकट वितरण का काम चल रहा है, किसी भी पार्टी कार्यालय में जाइए, आपको बीजेपी का भी फोटो दिखाएगा। हर पार्टी कार्यालय में लोग टिकट लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी टिकट मिल रही है सबको और वहाँ भीड़ लगती है टिकट लेने के लिए। तो ये जब टिकट लेने के लिए भीड़ लगती है, और आज की नहीं है भीड़, वहाँ रोज आते हैं टिकट लेने के लिए। आप देखिए तो आपके कैमरा तो रोज दिखाते होंगे कि वहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगती है, लोग टिकट के लिए दौड़ रहे हैं वहाँ पे। तो उनको तो आप ही रोक सकते हो, अगर आपको लगता है कि क्या आप रोक सकते हो तो वो जो टिकट लेने आते हैं, आज जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो जो टिकट लेने आते हैं वहीं बैठ जाते हैं कि चलो इसी तरह वो अपने सामने बैठ के देख रहे हैं। ये रैली नहीं है, ये कैंपस के अंदर में है। अगर आप गाइडलाइन पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है कि आप पब्लिक रैली नहीं कर सकते, नुक्कड़ सभाएं नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस पे आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते। ये पब्लिक प्लेस नहीं है, यहाँ टिकट मांगने लोग आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता कि उनकी जो अभी सेंट्रल कमेटी की कितने लोग थे, उसमें 4 लोग थे क्या? मीटिंग में 4 लोग थे क्या? वो भी तो कैंपस में बाउंड्री के अंदर में हो रही थी, उसमें तो सवाल आपने नहीं उठाया। अभी बीजेपी कार्यालय आप कैमरा लेके भेज दीजिए, भीड़ दिखा दीजिए कितनी भीड़ है उनपे। वहां भी टिकट मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है, तो वहां भी इतनी आपको भीड़। तो इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में अब ये हो सकता है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी को भी टिकट नहीं मांग रहा है। तो ये हो सकता है कि यहाँ टिकट मांगने वालों की भीड़ है, वहाँ टिकट मांगने वालों की भीड़ नहीं है।
अब ये टिकट मांगने वालों पे तो प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है, क्योंकि टिकट मांगने का समय है, टिकट बांटी जा रही है। और जब टिकट बढ़ जाएगी, जब चुनाव शुरू, जब लोग अपना क्षेत्रों में जाएंगे, तब वहां पे पूरी तरह से प्रोटोकॉल होगा। क्योंकि कार्यालय में कैसे प्रोटोकॉल आप कर देंगे, क्योंकि अभी तो टिकट वितरण का समय चल रहा है और ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है। तो वो जानबूझ के इस बात से एक बात बनाना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई बात नहीं है, तो चलो यही एक बात बनाए। इससे ज्यादा शर्म की बात मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकती। कोई बात नहीं है तो चलो बात ठीक है। अनुराग जी, मैंने आपको एक बार नहीं टोका, 5:08 से लेकर 5:10 तक अनइंटरप्टेड आप 2 मिनट बोले हैं। अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूं, मुझे उसका जवाब दीजिए। आपने ये कहा कि टिकट वितरण का कार्यक्रम है, पार्टी कार्यालय है, इसलिए वहां पर भीड़ है। पार्टी कार्यालय में जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच है जो उनको कोविड से बचा लेगा? वहां मास्क नहीं है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जब आप अपने कार्यालय में नियम कायदे फॉलो नहीं करवा सकते, तो किस दम से आप जनता के बीच ये कहते हुए जा रहे हैं कि उनकी भलाई के लिए आप सत्ता में लौट आएंगे, अखिलेश जी की सरकार लौट आएगी? और जहां तक मेरी जानकारी है, जब मैं इन तस्वीरों को देख रही हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप ये बता रहे हैं, अखिलेश यादव मंच से ये ऐलान कर रहे हैं कि 80 और 20 का मतलब ये है कि 80% जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ये तो आपका शक्ति प्रदर्शन है। टिकट बंटवारे की बात तो बहुत पीछे छूट गई। नहीं, फिर आप गलत कह रही हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। समाजवादी की शक्ति ऐसी होती है क्या? समाजवादी जब शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, अभी जब रैलियां कर रही थी, तो लाखों में भीड़ थी। ये कार्यालय है और कार्यालय में ज्वाइनिंग हो रही है, और ये ज्वाइनिंग जनता पार्टी के जहां होती है वहां भी ऐसी ज्वाइनिंग होती है। आपको ही पता अच्छी तरह से। आप बीजेपी का भी दिखा दिए ज्वाइनिंग, उनके स्टेज पे कितने लोग होते हैं। अच्छा ठीक है, बीजेपी के कार्यालय में उमड़ती हुई भीड़ सही है या गलत है? बीजेपी के कार्यालय में उमड़ती हुई भीड़ सही है आपकी नजरों में या गलत है? बताइए। देखिए, एक चीज आचार संहिता लागू होने के बावजूद, जो चुनाव आयोग के डायरेक्शन थे उसके बावजूद। सुन तो लीजिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से चुनाव। सर मुझे पहले सही और गलत बताइए, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। बीजेपी के कार्यालय में भी अगर ऐसी भीड़ उमड़ रही है जहां ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग, वो सही है या गलत है? पूरी बात कर लूं मैं। सर सही गलत तो बताइए ना, आप कंप्लीट करिएगा, सही है या गलत है? भीड़ की नहीं, मैं जो प्लीज गो अहेड। टिकट मांगने का समय, तो चुनाव होगा तो चुनाव मांगने टिकट तो लोग आएंगे ना। अब चुनाव होगा तो कोई टिकट मांगने नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो उस समय सोचना चाहिए था कि जब चुनाव होगा तो चुनाव मांगने के लिए पार्टी कार्यालय में लोग आएंगे, इसलिए पब्लिक प्लेस लिखा गया। पढ़िए आप उसको क्या। जहां झंडे लहराए जा रहे हैं सर, जहां पर मंच से भाषण हो रहे हैं, जहां पर मुकुट पहनाए जा रहे हैं, जहां पर स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं, यहाँ कौन सा बंटवारा हो रहा है? मंच पर पूरा कार्यक्रम कंडक्ट हो रहा है, पूरा कार्यक्रम कंडक्ट हो रहा है। सर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी के कार्यालय में उमड़ने वाली भीड़ भी गलत है, तो फिर कैसे आप अपनी भीड़ को सही ठहरा रहे हैं? एक चीज चुनिए, डबल स्टैंडर्ड क्यों? मैंने गलत नहीं बताया। मैंने आपको बोला कि आजकल हर पार्टी दफ्तर में टिकट मांगने वाले आ रहे हैं, उनकी भीड़ होती है, और ये चूंकि भीड़ आएगी, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो टिकट मांगने लोग आएंगे। लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप मीटिंग नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस पे आप रैली नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस पे आप नुक्कड़ नाटक नहीं कर सकते, नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते। अनुराग जी ने साफ तौर पर कह दिया कुछ गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, सब बढ़िया है। अगर तो लखनऊ प्रशासन पे क्यों कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ? अब लखनऊ प्रशासन, मेरी सबको राम राम। और आप तो जानते ही हो। और अरे अनुराग जी बोलने दीजिए। नहीं। और आप सभी को मकर संक्रांति की और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए मीनाक्षी जी, जो ये लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं कोरोना जिहाद, कि इस तरीके से भीड़ इकट्ठा कर लो, इन्फेक्शन इतना फैला दो कोरोना का, तो इसको बोलते हैं कि कोरोना जिहाद। तो अब जो जिन्नावादी मानसिकता है, जो नमाजवादी पार्टी है, उससे अब इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। स्वार्थ में इतने डूबे हुए हैं कि लोगों में कोरोना इन्फेक्शन हो जाए तो हो जाए। अगर लोगों में कोरोना इन्फेक्शन होगा, अगर अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी, तो ये लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछेंगे। सुन लीजिए, बाकियों को भी सुन लीजिए। परंतु मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज जिस प्रकार का नजारा हमने देखा है समाजवादी पार्टी और जो कुछ चंद 2-4 नेता जो आज यहाँ रात बिताते हैं, कल दूसरी जगह रात बिताते हैं, मुसाफिर हैं वो, उनके साथ उन्होंने उनको पार्टी में ज्वाइन कराया, जो नजारा देखा है। एंड आई रियली विश की जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐसा स्ट्रिंजेंट एक्शन ले जिससे कि बाकी भी राजनीतिक दलों के लिए एक उदाहरण स्थापित हो। इलेक्शन कमीशन अगर कह रहे हैं कि 15 तारीख तक कोई भी इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, छोटी बड़ी कोई रैली नहीं, कोई नुक्कड़ सभा नहीं, कोई कुछ नहीं, राजनीतिक दलों को अपने आप पर अंकुश रखना होगा। उसके बाद भी सारे नियम कानूनों की अगर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आप गारंटी कर रही हैं बीजेपी के कार्यक्रम में ऐसी भीड़ नहीं उमड़ेगी?
अनिला जी, आज की तारीख में आप गारंटी दे सकते हैं कि अब बीजेपी के कार्यक्रम में ऐसी भीड़ नहीं उमड़ेगी? इनके अनुशासित दल है। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम उसको फॉलो कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस की तो अगर बंगाल में तो कर नहीं पाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बंगाल विधानसभा में चुनाव के दौरान, दूसरी लहर के दौरान तो आप अपनी रैलियों को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। वो तो पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने तस्वीरें जब से देखी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है तब से भारतीय जनता पार्टी की आप दिखा दीजिए। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, 5 आदमियों के अनुराग साथ जी, एक जाते सेकंड हैं, रुकिए प्लीज। अपनी बात पैनल कहते पे बाकी हैं। लोग भी आपको सुन रहे हैं ना, मैं डिबेट कंडक्ट कर रही हूँ ना अनुराग जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। आप 10 मिनट लगातार बोले थे, अगर आप लगातार सबकी बारी में बोलते रहेंगे किसी की बात समझ नहीं आएगी। आप रेगुलर बैठते हैं डिबेट्स में, बार बार आपको ये कहने की जरूरत पड़नी चाहिए। 60 सेकंड सीजन्ड पॉलिटिशियन है आप, सीजन प्रवक्ता है, प्लीज प्लीज, जब आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा। अन्ना जी, पश्चिम बंगाल में तो आपको ये नियम कायदे याद नहीं रहे थे, कैसे गारंटी करेंगे कि बीजेपी की रैलियों में इस तरह की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी भविष्य में? देखिए, ऐसा है कि जो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम उसका अनुपालन कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे। अगर 15 तारीख के बाद वो फिजिकल रैलीज अलाउ कर देंगे तो हम फिजिकल रैलीज फिर से करके दिखा देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता हर बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। जिनके पास कुछ नहीं होते हैं वो पिटे हुए चेहरों को अपने पास बुलाकर, ये उनको चमकाकर पॉलिश करके वो दिखाते हैं, देखो ये हमारे पास आ गए हैं। और वो पिटे हुए चेहरे इनके पास जाकर कहते हैं, अरे मैं तो खुद अपने आप में राजनीतिक दल हूँ, अखिलेश यादव जी आपकी किस्मत चमक गई कि मैं आपके साथ आ गया हूँ। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार से अपना चेहरा नहीं चमका पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जब थे, अब वही अपने रंग ढंग जो है समाजवादी पार्टी के पास जाकर दिखा रहे। अब तय कर लें, अखिलेश यादव जी बड़े है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर अपनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश यादव जी वरुण जी के पास में जाऊंगी, लेकिन अनुराग जी फटाफट जरा इस सवाल का रिस्पॉन्ड कर दीजिए एक बार। अनुराग जी जरा फटाफट इस सवाल का रिस्पॉन्ड कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल वाली गलती ही दोहराने वाले हैं अखिलेश यादव, अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार लेंगे? क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी ने टीएमसी से आने वाले जिन लोगों को टिकट दिया, 19 को टिकट दिया, जिसमें से 6 जीते, 31% का स्ट्राइक रेट था। तो दूसरी पार्टी से बोरो किए हुए नेताओं पे बड़ा भरोसा है आप लोगों को, उन्हें मैदान में उतारेंगे तो जीत हासिल होगी? सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता ने इस बार तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जो भी लड़ेगा वो हारेगा। सर, पश्चिम बंगाल में भी जनता ने ही वोट किया था, वहां किसी और ने कहाँ वोट किया था? हाँ, नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जो दर्द दिया है 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को, आप भूली नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता, एक माँ परेशान, उसके बेटे को ऑक्सीजन की जरूरत थी, एक सिलेंडर के मारी घूम रही थी। उधर से मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर कोई शिकायत करेगा सिलेंडर नहीं है या हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो मैं उसको NSA लगा दूंगा, उसके ऊपर उसकी संपत्ति कुर्क कर लूंगा। सोचिए आप क्या गुजरी होगी उस माँ के ऊपर में, जिस माँ का बेटा चला गया हो। और बता दीजिए, जो पिटे हुए चेहरों का चमकाकर अखिलेश यादव जी दिखा रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात बोली आपने अनुराग जी। मुझे खुशी है अनुराग जी, मुझे खुशी है इस बात की, अनुराग जी मुझे खुशी है इस बात की कि आपको इस परिस्थिति की संवेदनशीलता का अंदाजा है, इसका एहसास है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैं पैनल पर जो हमारे स्टूडियो डायरेक्टर है उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, ये भीड़ का विजुअल जिसमें अखिलेश यादव और बाकी सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के मंच पर मौजूद है, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए और ये दिखाइए कि अखिलेश यादव जी की रैली के पीछे जो पोस्टर लगा है उस पर क्या लिखा है। अनुराग जी जरा आप भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इसको, इस विजुअल को ध्यान से देखिए और पीछे जो पोस्टर लगा है उस पर बाकायदा लिखा हुआ है वर्चुअल रैली लिखा है। अनुराग जी, जब आज की तारीख में आप दूसरी लहर के खतरों की बात बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उस समय ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे तड़पे हैं, कैसे दर भटके हैं, तो आपको तो बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि उस समय क्या हुआ था। आपकी रैली में क्यों धज्जियां उड़ गई? वर्चुअल रैली, देखिए क्या लिखा है पीछे स्क्रीन पर, आपके सीनियर लीडर्स मौजूद है मंच पर। आप लोग क्यों नहीं संवेदनशीलता का ख्याल रख पाए? अब मैं बोल लूं, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, आपने मेरा बीच में ही सवाल टोक दिया था, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही। भारतीय जनता पार्टी की हालत पता क्या होगी? इनका सिद्धांत क्या है? आओगे तो माला और जाओगे तो भाला। ये हालत इनकी हो गई है। ये भाला लिए घूमते रहते हैं, जो बीजेपी छोड़ के जा रहा है उस पर कैसे भाला मारा जाए। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, भारतीय जनता प्रवक्ता जी सुन लीजिए, आपको अब जनता नहीं आप पसंद कर रही है, क्योंकि आपने अगर दर्द दिया है तो युवाओं को दिया है, महिलाओं को दिया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, और वो का बदला वोट के माध्यम से लेंगे। और आपको 2022 में मार्च में जो रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, आपको यहाँ से चलता करेंगे, क्योंकि आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता है। आप एक व्यक्ति नहीं रहना चाहता,
अब हालत ये होगी, सवाल का जवाब नहीं दिया तो हमारी अनुराग जी, सवाल का जवाब अब भी नहीं दिया। जिस जनता की जान की कीमत गिना रहे हैं और इस वर्चुअल रैली में जो आपके नेता नियम तोड़ रहे हैं उसका जवाब अभी भी नहीं दिया। बट ठीक है, मैं अब जाऊंगी पुरोहित जी के पास। ठीक है, मैं वरुण जी के पास अब जाऊंगी। वरुण जी, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में क्या अब ये गारंटी करेगी कि जो समाजवादी पार्टी कर रही है, जिसका आरोप बीजेपी पर लगा रही है, कम से कम कांग्रेस अपनी रैलीज में वैसा करती हुई नहीं दिखाई देगी? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो बता दूं, आजादी के बाद जो एक पार्टी फॉर्म हुई धीरे धीरे करके, भारतीय जनता पार्टी बनी जनसंघ से, अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में, पार्टी विद द डिफरेंस कहलाती थी। बाकी दूसरी पार्टियों को इक्वल फुटिंग पे सब मानते थे। अब ये जो 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया किसी ने, एक ग्रुप ने, तो भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गई। अब अनुराग जी बार बार कह रहे हैं आ रही, भाजपा नहीं आ रही है, इनकी नीतियां आ रही है जिन लोगों ने कब्जा भाजपा पे कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद के चुनावों में क्या किया, बंगाल में क्या किया, बिहार में क्या, वो आप बोल चुके हो। अब आप बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका गांधी को अप्रिशिएट करना चाहिए था सारी पार्टियों को, उन्होंने सबसे पहले रैलियां स्थगित करी, उसका इनको अनुसरण करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रियंका गांधी को, अनुराग जी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, अनिला सिंह जी को भी करना चाहिए, मीनाक्षी जी आपको भी करना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले रैलियां हटा ली थी, वर्चुअल रैली, वर्चुअल नहीं, हमने तो बकायदा प्रोग्राम चलाया था, हमने बकायदा मुहिम चलाई थी, से नो टू रैलीज। आज इन्होंने वो वर्चुअल हमने बकायदा मुहिम चलाई थी और प्रियंका जी को क्रेडिट भी दिया। वरुण जी, प्रियंका जी को क्रेडिट भी दिया और ये भी कहा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पहल की है, क्या बाकी दल फॉलो करेंगे? बकायदा प्रोग्राम चलाया था इस पर, मेरा ही कार्यक्रम था रात 10 बजे का, बकायदा प्रोग्राम चलाया था, स्टोरी उस पर दिखाई थी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो नहीं, कांग्रेस जो बात है मैं आपको सच कहूंगी सर, कोई इसमें मुझे इफ एंड बट नहीं कर रहे हैं, कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन मैं आपसे जो दूसरे दल आप पर आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब मांग रही हूं। उनका ये कहना है कि आप तो चुनावी लड़ाई में है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, मुख्य लड़ाई तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। आप चाहे रैलियां करिए चाहे रद्द करिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, रैलियां तो हो ही रही थी ना, ये बात हो रही है पब्लिक इकट्ठी होने की। पब्लिक तो हो ही रही थी ना इकट्ठी, प्रियंका जी की रैलीज में, मैराथन दौड़ में, सब में भीड़ तो इकट्ठी हो ही रही थी, भीड़ की बात चल रही है, तो हमने वो स्थगित करी। कोई 200-400 तो आ नहीं रहे थे, हजारों की तादाद में प्रियंका जी की रैली में आ रहे थे। अब ये जो लड़ाई है सत्ता छिन जाने की और सत्ता प्राप्ति की, इनकी तो सत्ता जा रही है, इसलिए इनको दुख दर्द हो रहा है। कभी मौर्य जी का नाम ले रहे हैं, कभी भाई आपकी पार्टी में होते हैं जब तक तो सही होते हैं, और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, आपको दर्द हो जाता है। कांग्रेस की आप बुराई करते हो, आप कांग्रेस छोड़ के आपकी पार्टी में आ जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। खैर, वो जनता देख रही है, आपके सारी पार्टी विद द डिफरेंस तो खत्म हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रियंका गांधी जी ने एक डायरेक्शन दिया, सबको एक नई शुरुआत की, सबको उसको मानना चाहिए था, अप्रिशिएट करना चाहिए था और उसको अनुसरण करना चाहिए था। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में कोई रैलियां नहीं करेंगे, कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। इस पर आप पूरे, मैं चैनल पे आपको कह रहा हूं, इस बात से आपको अश्योर कर रहा हूं। फिर भी कोई होगी तो हम उसमें माफी भी मांगेंगे, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। अब ये जो बात है नेताओं की, मीनाक्षी जी, ठीक है गीता जी, राजनीतिक दल जमीन पर क्या करते हैं ये आज इस एक घटना ने, इस तस्वीर ने बता दिया। लेकिन मेरा सवाल आपसे चुनाव आयोग को लेकर भी है। खुद इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि चुनाव आयोग के पास सख्ती बरतने के लिए शक्तियां नहीं है, या वो जमीन पर उस तरह से ताकतवर, प्रभावी नहीं दिखाई देते हैं। जब आज ये तस्वीर हम देखते हैं कि वर्चुअल रैली पीछे पोस्टर पर लगाया और बड़े नेता मंच से, जहां पर ना तो मास्क है, मंच पर बैठे नेताओं के मुंह पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो कैसे इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि अब चुनावों के समय में ऐसा नहीं होगा? मीनाक्षी जी देखिए, बात सही है, एनफोर्समेंट तो गीता जी आपसे मेरा सवाल है। नहीं, अच्छा, गीता जी से सवाल है, वरुण जी गीता जी से सवाल है। जी सॉरी जी, देखिए, जो सबसे पहली बात तो आपने जिस प्रकार से पकड़ा समाजवादी पार्टी ने कि जो पोस्टर लगा रखा है वर्चुअल रैली का, और आप देखिए बाकायदा मंच सजा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई है, जिससे ये बात साफ पता चलती है कि पूरी तैयारी से वहां भीड़ जुटाकर यह कार्यक्रम किया गया है। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग ने पहली बार इतनी सख्ती से जो उन्होंने नियम बनाए हैं इस समय चुनाव प्रक्रिया करने के, और जो कोड ऑफ कंडक्ट में उन्होंने बातें कही हैं, उसको आगे उन्होंने इस बात को कहा है कि इसकी पूरा वो संज्ञान लेंगे, जो भी शिकायत आएगी बाकायदा उनके द्वारा इसमें पोर्टल बनाए गए हैं, और उन पोर्टल पे कोई आम आदमी भी तस्वीरें खींच के डाल सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है, और उस पर उनका कहना है कि वो कार्रवाई कराई जाएगी। वहां के जो राज्य के जो एसडीएमए के अधिकारी हैं उनसे संज्ञान लिया जाएगा, और अगर वो इस पे झूठी रिपोर्ट देंगे, ऐसा पता लगेगा, तो उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी। तो पूरी आशा है कि चुनाव आयोग, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, इसे बड़ी सख्ती से और बड़ी गंभीरता से इसको लेगा अपनी संज्ञान में, और पूरी कार्रवाई करी जाएगी। पर एक दो बातें मैं और भी यहाँ पे कहना चाहूंगी।
चुनाव आयोग के आदेश है उनका निर्वाह करना चाहिए। परंतु जहां वो उत्तर प्रदेश में मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे रही हैं, वहीं राजस्थान में जहां की एक लड़की के साथ, एक मूक बधिर लड़की के साथ इतना इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। जो भाई बहन गाड़ी में बैठ के दिल्ली से उन्नाव जा सकते हैं, हापुड़ जा सकते हैं, पूरा उसका जो है सारे मीडिया चैनल पर छाने का प्रयास कर सकते हैं। अपराध में चाहे किसी राज्य में हो, और इस प्रकार से राजनीतिक चश्मे से उसको देखा जा रहा है। यह जो हिपोक्रेसी है, ये जो पाखंड है, ये सबको दिखाई दे रहा है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और उसके पास सूचना पहुंच रही है। तो इस भ्रम में ना कोई रहे कि आप इस प्रकार से जो दोहरे गीता जी, आपने एक बड़ा बिंदु यहाँ पर उठाया है, ये बड़ा बिंदु आपने उठाया है यहाँ पर, और यही सवाल हम भी आज राष्ट्रवाद में राजनीतिक दलों से पूछ रहे हैं कि क्या राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ उनके मुद्दे जिनके तहत वो जनता की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं या उनके बीच पहुंचना चाहते हैं, उन्हें हाईलाइट करना उनका सिर्फ मकसद है, जनता की जान से कोई परवाह नहीं है। और राजस्थान की जिस घटना को आपने कोट किया, उसे लेकर चिंता इसलिए भी होती है कि प्रियंका गांधी पार्टी की सुप्रीम लीडर हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों को मजबूती देने की उनके संघर्षों का जिक्र करती हैं। लेकिन राजस्थान में जो होता है उसमें और ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि खुद मंत्री ममता भूपेश जिस तरह का बयान देती है, न सिर्फ वो शर्मनाक है बल्कि कई सवाल खड़े करता है। और डीएम जो बात कहते हैं, हमारे पास वो स्टेटमेंट्स हैं, मैं चाहूंगी कि वो स्टेटमेंट्स एक बार अपने दर्शकों को सुनवाएं और फिर इस बातचीत को मैं यहां से आगे बढ़ाऊंगी, वरुण जी के पास सवाल लेकर आऊंगी। कि पूरी तरह से अभी तक इसको मैंने पहले शुरू में कहा कि इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। तब तक ये नहीं आता, तब तक दुष्कर्म कहना बहुत जल्दबाजी है। अभी तक इसको मैंने पहले शुरू में कहा कि इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। तब तक ये नहीं आता, तब तक दुष्कर्म कहना बहुत जल्दबाजी है। जी वरुण जी, सुना आपने ममता भूपेश क्या कह रही हैं? बलात्कारी तिलक लगाकर नहीं घूमते हमारे बीच, जो उनकी पहचान हो जाए कैसे पता चल जाएगा, सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये आपके मंत्री का बयान है, ये आपकी मंत्री ममता भूपेश का बयान है। और क्या बात आपके डीएम कहते हैं वो बात भी हमने आप दर्शकों को यहां पर सुनवा दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो कुछ भी हुआ राजस्थान में, 165 किलोमीटर दूर है महज सिर्फ अलवर। कब जा रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से वहां? मीनाक्षी जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आदर्श प्रस्तुत करते हैं सारे नेता। प्रियंका गांधी जी ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, दूसरी स्टेट्स में इंटरफेयर रेयर ही करती हैं। आप देखिए, एक महिलाओं को बढ़ाने का काम किया, किसी पार्टी ने नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी अप्रिशिएट करी है। एक शहीद की बेटी के पीछे पड़ गई है। प्रियंका गांधी शहीद की बेटी हैं। लेकिन मैं आपको, आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं उसको ही बोलूंगा। आप ये देखिए, हाथरस जाते हैं, कहीं भी जाती हैं, उनको रोकते हैं। एक लड़की को जाने से रोका जाता है उत्तर प्रदेश में, इलीगल डिटेंशन करता है जब ये लोग नहीं बोलते हैं। अब आप बात कर रहे हो हर बार प्रियंका गांधी। राजस्थान के अंदर शिथिलता हो सकती है, विफलता नहीं है योगी सरकार की। वरुण जी सुनिए, अब जरा सुनिए, आप शहीद की बेटी उन्हें बता रहे हैं, आप शहादत का जिक्र कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आपकी बात सुनी मैंने, आपका पॉइंट समझ में आ गया। सवाल आपसे ये है कि हाथरस में पहुंचते हैं आपके नेता, वहां पर हाथरस में आपके नेता वहां पहुंचते हैं, लेकिन राजस्थान में अलवर में एक मूक बधिर बच्ची के साथ ज्यादती होती है, नाइंसाफी होती है, उसकी परवाह क्यों नहीं है? उल्टा सरकार ये बयान दे, सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार बलात्कार नहीं रोक सकती राज्य में, जिम्मेदारी तक नहीं लेंगे आपके मंत्री, माफी तक नहीं मांगेंगे उस परिवार से, बात तक नहीं करेंगे उससे। नहीं, उन्नाव पीड़िता को प्रियंका गांधी उनके परिवार को, उनकी माता को टिकट दिलवाती हैं कि उनके हाथ मजबूत करेंगे। राजस्थान की बेटी की चिंता कौन करेगा जहां आपकी सरकार है? वो अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं क्या उत्तर प्रदेश की? बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं आपकी, बहुत शानदार कदम है। राजस्थान में करके दिखाइए, राजस्थान में करके दिखाइए सर। सवाल ये है आपसे, आप जवाब ही नहीं लेना चाहते हो। आप मेरी बात तो सुन लो। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ना, पूरे देश को गवर्न कर रही है। इनके मंत्री क्या बयान देते हैं? टेंटेड गृह मंत्री, इनके चिन्मयानंद के ऊपर आप अगर बलात्कार के केस वापस लोगे और कुलदीप सेंगर जैसे केस करोगे, क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? अब मैं इक्वल फुटिंग पे, इसका मतलब ये भी सर, ये नहीं है ना। मैंने आपसे सवाल राजस्थान पर पूछा है, जहां आपकी सरकार है वहां के लिए सवाल पूछा है। बीजेपी का सवाल उनके नेता से पूछूंगी, सवाल आपसे पूछा है। राजस्थान बलात्कार के मामलों में साल 2020 के एनसीआरबी के आंकड़ों में लिस्ट में अव्वल है, टॉप पर है, 5000 से ज्यादा केसेस हैं।
बताइए मुझे, आपकी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या? मैं बिल्कुल जवाब दे आपको रहा हूं। उन्नाव आप पीड़िता सवाल की पूछ चिंता सकते है, हैं। आपको हाथरस पीड़िता की चिंता है, तो अलवर की पीड़िता की चिंता क्यों नहीं है आपको? कंपेयर करोगे तो योगी आदित्यनाथ दोषी नहीं है क्या? राजस्थान की सरकार दोषी है, तो वो दोषी नहीं है, राजस्थान की सरकार ही दोषी है। आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल के साथ राजस्थान का एग्जाम्पल मत जोड़ो। आपको मैं कह रहा हूँ राजस्थान में जो घटना हुई, सर, आपकी नेता उत्तर प्रदेश में ये कह रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। राजस्थान की बेटी के लिए क्यों नहीं कह रही हैं? ये सवाल पूछा है आपसे मैंने, जवाब दे पाएंगे इसका? नहीं है तो बताइए, मैं अगले गेस्ट पे जाती हूँ। फिर उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, राजस्थान सरकार ने कार्रवाई की है। मैं अलवर पुलिस का आपको व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ, जो ट्विटर पे उन्होंने दिया है सबको, कल ही दे दिया था। आप देखिए, जो कार्रवाई करी वो बता दी। अभी अनुसंधान में 2 से 3 दिन में जो लग गए हैं उसके लिए गलत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विफलता है। अनिला जी, ऐसा लग रहा है कि वरुण पुरोहित जी के पास इसका जवाब है नहीं, जवाब वो इस पर दे नहीं पाएंगे, लेकिन वो बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेता उत्तर प्रदेश में है तो बात चाहे उन्नाव की हो, हाथरस की हो, इंसाफ तो हम उनके लिए भी मांगेंगे जहां पर आपकी सरकार फेल हुई। जानकारी नहीं है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपडेट करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने चूक कर दी कि देश के प्रधानमंत्री जी की हत्या नहीं एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूं। अपडेट करते हैं। कह रहे हो चन्नी ने बात क्यों की? अब क्या आप से बात क्यों नहीं की? बीच में नहीं बोल रही थी, आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे मालूम है कि कांग्रेस जो है बैकफुट पे है। तो अगर चन्नी जो है अपडेट करते हैं प्रियंका वाड्रा को कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और ये यहाँ श्रीमान जी बैठकर ये कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं इसलिए उनको राजस्थान से ज्यादा मतलब नहीं। उस दिन ये राजस्थान में रणथंभौर में अपना जन्मदिन मना रही थी, छुट्टियां मना रही थी, जब इस बच्ची के साथ दुराचार हुआ और दूसरा निर्भया कांड हुआ वहां पे, में जिस प्रकार से उसकी हालत है। वरुण पुरोहित जी, बेटियां साझी होती हैं। जब भी कोई बलात्कार होता है हम हमेशा यही कहते हैं कि महिलाओं को राजनीतिक हथियार ना बनाया जाए, परंतु पूछे अपनी नेता से जाके, प्रियंका वाड्रा से, नाटक नौटंकी करने जब उत्तर प्रदेश में आ गई थी। अरे भाई, आपने तो एम्पावरमेंट तो इंदिरा जी राजीव जी ने किया, जैसे करो ना, प्रियंका गांधी ने शुरुआत करी है। आप दो टिकट महिलाओं को, चुप होकर बैठिए। आपकी नेता ये कहती है कि लगा के बलात्कारी घूमते जो हम पहचान जाएंगे। आपकी नेता ये कहती है कि बलात्कार जो है कहीं पर भी होते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, राजस्थान में भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, तो हम कैसे पहचाने? तिलक लगा कर घूमते हैं, ये आपके नेता है, ये आपकी मानसिकता है। प्रियंका वाड्रा को होश, प्रियंका वाड्रा को होश मिला कि वो एक ट्वीट कर दे, एक रिएक्शन दे दे, बैठ के छुट्टियां काट रही है राजस्थान में। राजस्थान की एक नाबालिग बच्ची के साथ इतना घिनौना, इतना गंदा बलात्कार का केस हो जाता है, परंतु राहुल गांधी चुप, सोनिया गांधी चुप। बलात्कार जैसे मामलों पर भी अगर नेताओं के बयानों में संजीदगी नहीं दिखाई देगी, और वो भी तब जब वो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं, तो सवाल यहाँ पर उठेंगे, सवाल उठने लाजमी है। सवाल मैं आपके पास अनुराग भदौरिया जी लेकर आ रही हूँ। प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में ये कैंपेन चला रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसके तहत टिकट्स बांट रही हैं, तो आपको उनकी इस मुहिम पर भरोसा है, इकबाल दिखाई देता है या नहीं देता? मीनाक्षी जी, अनुराग भदौरिया पास जाइएगा, मैं आपको आऊंगी। अनिला जी, अनुराग भदौरिया बोलेंगे। पोस्टर गर्ल है अनिला जी, आऊंगी आपके पास, रुकिए, मौर्य, मैं आऊंगी आपके पास। अनिला जी, आऊंगी आपके पास, वो अपनी बात पूरी करने पहले बोलिए। अनुराग जी, प्रियंका वाड्रा पे लगाए हैं। देखिए, मैं बोल लूं, देखिए मुझे लगता है कल योगी जी जरूर अलवर जाएंगे, क्योंकि विपक्ष में वहां पे समाजवादी जहां विपक्ष में रहती है तेजी से लड़ती है। कल योगी जी वहां जरूर जाएंगे। पूरा अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है भारतीय जनता पार्टी में, तो कल वहां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जाएंगे, न्याय दिलाएंगे उस बच्ची को। सिर्फ नहीं बजाएंगे बैठ के टीवी पे। जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को। क्यों नहीं जाते भाई? हम तो यहाँ लाठी खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस में गलत किया तो हम गए। मैं भारतीय जनता पार्टी या महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया तो हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, जेल जाते हैं, लाठियां खाते हैं। मैं तो सीधा एग्जाम्पल हो। तो जाइए आप, क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं जाते? आप उठाइए हेलीकॉप्टर, जहाज लिए। ठीक है अनिला जी, एक सेकंड बात पूरी कर ले पहले। रुकिए अनिला जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दीजिए। दिलवाइए जाके, नहीं खाली गाल बजाने के लिए आप लोग हैं। विपक्ष में जहाँ पे आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, जहाँ सत्ता पक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, तो किस लिए आप लोग पावर में भाई? जहाँ सत्ता पक्ष में वहां भी महिलाओं पे अन्याय हो रहा है। क्या हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ? यहाँ नहीं हुआ? क्या उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या लखीमपुर की बेटी का चीरहरण नहीं हुआ? कमाल की बात कर रहे हैं आप। जहां आप लोग, ठीक है। और जब आपके आरोप लगता है तो अनिला जी जैसे लोगों को बचा ले जाती है। अनुराग जी का सवाल आपके पास ला रही हूँ। अनिला जी, अपने गिरेबान में झांकेंगे? बीजेपी के अपने गिरेबान में झांकेगी? हाथरस में पीड़िता का शव रात को जला दिया जाता है,
पुलिस ऑफिसर जला देते हैं, मिट्टी का तेल डालकर संवेदनशीलता की धज्जियां उड़ा दी गई, यहाँ पर धज्जियां उड़ा दी गई, धज्जियां। पुलिस ऑफिसर जला देते हैं पीड़िता का शव, ये कहते हुए कि परिस्थितियां ना बिगड़ जाए इसलिए हमने ये कदम उठाया। अनिला जी, मेरा सवाल आपसे ये है, किस मुंह से बीजेपी ये कह रही है कि अलवर में जो हो रहा है उसकी सुध लें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जहां पर आपकी सरकार है वहां क्या हुआ? और मैं उत्तर देती हूँ मीनाक्षी जी, मैं उत्तर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात अनुराग जी बोलेंगे। करती हूँ, ये मैं पूछती हूँ। ठीक है अनुराग जी, आपका सवाल ही लिया है ना, हर बात पे लेट हर रिस्पॉन्ड। लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। उनके राज्य में एक बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हो जाता है, कोई रिएक्शन नहीं। मैं चाहती हूँ कि प्रियंका वाड्रा जी की पार्टी का वो जो नेता है जिसने कर्नाटक असेंबली में ये कहा बलात्कार नहीं रोक पाओ, तो उसका आनंद उठाना चाहिए। तो उस विधायक के पास भी जाए और पूछे कि भाई इस बच्ची का बलात्कार हुआ है, जाके पूछो कि उसकी हालत कैसी है। आपने विधायक की इस बात पर हंसने वाले स्पीकर किस पार्टी के थे? एक तो समाजवादी पार्टी को, विधायक की इस बात पर हंसने वाले, ठहाका मारने वाले स्पीकर किस पार्टी के थे अनिला जी? स्पीकर किसी भी पार्टी का नहीं होता, ये तो आपको भी जानकारी है। मीनाक्षी जी, आपने मुझसे हाथरस की बात करी है, मुझे बात पूरी करने दीजिए। बारंबार हाथरस। मैं बताती हूँ कि हाथरस में क्या हुआ था। आपको पता है कि जब पोस्टमार्टम हुआ, जब दिल्ली से लेकर हाथरस आना था 3 घंटे का समय होता है, 12 घंटे लगे। पहले उसकी डेड बॉडी को छीनने का प्रयास किया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को ये लोग दंगों की आग में झोंकना चाह रहे थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल मिलकर। पर पुलिस की पूरी प्रोटेक्शन में डेड बॉडी को हाथरस लेकर आना था, 12 घंटे लगे। जगह अनुराग जी रुकिए ना एक सेकंड प्लीज, रुकिए एक सेकंड अनुराग जी, उसके बाद अनुराग जी प्लीज रुकिए, रिक्वेस्ट है आपसे की बात सुनिए प्लीज। सच्चाई बताती हूँ, झूठ परोसना बंद करिए। और पूरा परिवार उसके साथ था। जब ये बात हुई कि भाई उसका दाह संस्कार करना है, तो उसके परिवार वालों की सहमति के साथ उसके परिवार वाले भी वहां मौजूद थे जब उसका दाह संस्कार हुआ है। बार झूठ बोलना बंद करिए, पूरी बात नहीं पता है। और सुन लीजिए अनुराग भदौरिया साहब, आप गाल बजाने की बात करते हैं मेरे मुख्यमंत्री के विषय में। नहीं अनिला जी, जहां तक मेरी जानकारी है, पीड़िता के परिवार ने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि मुझे उनके परिवार की वो रोती हुई तस्वीर याद है, बिलखती हुई तस्वीर याद है कि अपनी बच्ची को आखिरी विदाई नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं पता ये बात आप कहां से कह रही हैं, ना मैं इसे कंफर्म कर सकती हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट आप कहां से दे रही हैं, लेकिन बहरहाल मामला यहाँ पर ये है अनिला जी, मामला यहाँ पर ये है, महिलाओं को लेकर बात सब करते हैं, जमीन पर क्या होता है। ठीक है, मैंने सुनी आपकी बात, मैंने सुनी अनिला जी आपकी बात, मैंने आपकी बात सुन ली अनिला जी। गीता जी, आपको नेताओं के बयान सुनकर भरोसा होता है कि महिलाओं की बात करने वाले लोग जमीन पर महिलाओं के लिए कुछ करेंगे? अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, पॉलिटिक्स में महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दागी नेता तो आपको विधानसभा और संसद में बैठे हुए दिखाई देते हैं। महिला आरक्षण बिल इस देश में पास नहीं हो पाता है, दशकों से लटका हुआ है। तो पॉलिटिक्स में ही महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं की स्थिति सुधारने की बात सब दल करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो फिर वही बात है, काम कोई करेगा नहीं। गीता जी। मीनाक्षी जी आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। 2010 में जब महिला आरक्षण को पास करा लिया गया था राज्यसभा में, डर के मारे इसको कांग्रेस पार्टी उस समय थी, उसे रोक दिया गया था। उसके बाद भी इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, मैं भदौरिया जी को भी याद दिलाना चाहूंगी कि ये भूल गए होंगे, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति इनकी पार्टी में और इनके जब ये शासन में थे, मंत्री थे, वरुण जी आऊंगी आपके पास रिमार्क्स लेने के लिए, प्लीज सुनिए। मां और बेटी दोनों के साथ उन्होंने अपराध किया और साबित होने के बाद भी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देने पड़े और उसमें सरकार को फटकार लगाई कि आप अपने मंत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे अपराध साबित होने के बाद भी, और तब जाके उनको जेल हुई। तो ये जब सरकार में थे तो समाजवादी पार्टी का किस प्रकार से महिलाओं के प्रति किस प्रकार उनका रवैया था, जो कि अपने मंत्री को उन्होंने बिल्कुल आंख बंद कर लिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो ऐसे उदाहरण जो है, चाहे देखिए पार्टी कोई भी हो, महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको हमें जो ये एक जो राजनीतिक चश्मा है उससे ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर इस प्रकार का अपराध चाहे किसी भी राज्य में हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न
टिकट दे रहे हैं, नहीं तो आप जहां आपकी सरकार है वहां आपने महिलाओं के लिए आप क्या कर पाए। और मैं तो कह रही हूँ यहाँ कम से कम कांग्रेस के वरुण जी, जो जवाब प्रवक्ता दीजिए। बैठे हैं, वो तो कम से कम यहाँ इस बात की निंदा मीनाक्षी जी, करें, ये वो तो यहाँ ठीक है, वरुण जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी अनुराग जी के कंट्रीब्यूशन नहीं पास। बोलिए। दिखता है, राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता है। आज जो महिलाएं बोल रही हैं, ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन है। आज प्रियंका गांधी खड़ी हुई है इस बात के लिए, वो भी दूसरों को टिकट दे सकती थी, जीतने वालों को या नहीं जीतने वालों, महिलाओं के लिए क्यों? उनको क्या आप खुद ही कह रहे हो यूपी में है ही नहीं फ्रेम है, फिर क्यों दे रही है टिकट? वो फिर भी टिकट दे रही है। आप लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए, आपको प्रियंका के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, आप खुद देखिएगा आप लोगों की हालत हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बलात्कारियों को मिनिस्टर रखती है केंद्र में, उनके बलात्कार के केस वापस लेती है, वो नहीं दिखते आपको। प्रियंका गांधी का समर्थन करो। आप देश में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं किया। आप राजस्थान में सबसे पहले मुखिया परिवार की महिला बनती है, राजस्थान में सबसे पहले जमीन होती है उसकी मुखिया, उसकी रजिस्ट्री सबसे पहले महिला के नाम होती है। और राजीव गांधी ने जो एम्पावरमेंट किया उसको भूल नहीं सकते हो आप, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को। गीता जी आप याद करो, राजीव गांधी को अप्रिशिएट करो। आप जो टीवी पे बोल रही है उसका क्रेडिट आप राजीव जी के कंट्रीब्यूशन की याद दिला रहे हैं, आप राजीव जी के कंट्रीब्यूशन की याद दिला रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वर्तमान की बात कर रही हूँ। मैं आपसे वर्तमान की बात कर रही हूँ वरुण जी, वरुण जी आपसे वर्तमान की बात कर रही हूँ, अशोक गहलोत की सरकार के वक्त की बात कर रही हूँ आपसे उस मूक बधिर बच्ची के लिए बात कर रही हूँ जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकती है। ईश्वर ने नहीं दी उसको वो शक्ति कि वो बोल सके और अपना हक मांग सके, बोल नहीं सकती वो बच्ची। वरुण पुरोहित जी संयम में बात करिए, थोड़ी सी तकलीफ दिखाइए अपने बयानों में। वरुण पुरोहित जी थोड़ी सी तकलीफ दिखाइए अपने बयानों में कम से कम। अगर आपकी नेता उत्तर प्रदेश में ये कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो उस बच्ची के बारे में सोचिए जो बच्ची बोल नहीं सकती है। वो बच्ची ये तक नहीं बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ है, बोल नहीं सकती है वो बच्ची, इशारों से भी बता पाएगी या नहीं बता पाएगी नहीं मालूम। थोड़ी सी तकलीफ दिखाइए वरुण जी अपने बयानों में, थोड़ी सी तकलीफ दिखाइए, थोड़ी सी तकलीफ दिखाइए अपने बयानों में, थोड़ी सी तकलीफ दिखाइए। और अगर हिम्मत है तो महिला मंत्री है आपकी ममता भूपेश, जवाब मांगिए जरा उनसे भी कि तिलक लगाकर क्या बलात्कारी घूम रहे हैं या उनकी पहचान हम तिलक लगे हुए से होगी, इस बयान का क्या मतलब है, जरा सवाल पूछिए उनसे। ये बेहतर होगा, लोग ज्यादा भरोसा करेंगे आपके इस बात पर कि लड़की हूं लड़ सकती हूं उत्तर प्रदेश में जिस नारे के साथ आप जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा भरोसा कर पाएंगे लोग आपकी इस बात पर। लेकिन ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए जी आपके पास आ रही हूं। कंक्लूडिंग रिमार्क के बहस के अंतिम पड़ाव पर मैं हूं। अब एक बड़ी लकीर, एक बड़ी तस्वीर अगर निष्कर्ष के तौर पर यहां से खींचनी हो, पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम जनता की कीमत पर अपने चुनावी एजेंडा को सेट ना करें। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सारे राजनीतिक दलों को सबसे पहले जब जनता के बीच में आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आपको संसद में, विधानसभा में भेजा जाता है, तो जिस जनता के बल पर आप पहुंचते हैं, आप सरकार में आते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा करने का जो भार है, जिम्मेदारी है, वो सभी राजनीतिक दलों की है और बराबर है। और इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा जो भी मापदंड तय किए गए हैं उनको ध्यान में रखने का ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे आशा है कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया सुन लीजिए। वरुण जी, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए गीता जी के पास गई थी, लेकिन मुझे अभी अफसोस है, मुझे इस बात का अफसोस है वरुण जी, मैं सच कह रही हूँ आपको, मुझे इस बात का अफसोस है। मैंने आपको ये बताया अभी कि मूक बधिर बच्ची है, बता भी नहीं सकती है उसके साथ क्या हुआ, और आप ये बता रहे हैं कि अलवर का सांसद कौन है, राजस्थान में सरकार किसकी है ये नहीं बताएंगे आप, राजस्थान में सरकार किसकी है, राजस्थान में गृह मंत्रालय किसके पास है ये नहीं बताएंगे आप, कानून व्यवस्था राजस्थान में किसकी है ये नहीं बताएंगे आप। पुलिस ने एक्शन किया, बड़ी तकलीफ देह बात ये है, और यहीं से आपके लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे की सच्चाई जो है वो समझ में आती है। मुझे लगा था कम से कम एक जहनियत बात आप यहां पर करेंगे, एक संजीदगी भरा बयान देंगे, लेकिन वो आप दे नहीं पाए। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो तस्वीर कार्यक्रम के शुरू में आपको दिखाई थी, आज का मुद्दा यही था कि चुनावों में 5 राज्य जा रहे हैं, लेकिन जो भीड़ दिखाई दे रही है रैलियों में, एक आंकड़ा जाते जाते बस आपके सामने पढ़ रही हूं। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो फेज 1 से पहले 1 मार्च को पिछले साल रोज आने वाले केसेस कोविड के 198 थे, 198 एक्टिव केसेस थे 3000 प्लस, और 6 फेज के चुनाव खत्म होते होते
25 अप्रैल का आंकड़ा आपके सामने पढ़ रही हूं। एक्टिव केसेस की संख्या 3000 से बढ़कर 88,000 थी, 88,000 प्लस, और डेली केसेस की संख्या 198 से बढ़कर 15,000 तक जा पहुंची थी। इसकी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को लेनी होगी, गंभीरता को समझना होगा, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स और साइंस ये बता रहे हैं कि फरवरी में कोरोना के आंकड़े, ओमिक्रॉन के आंकड़े अपने पीक पर जा सकते हैं।